हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। नया चैप्टर है फिजिक्स का। लॉज ऑफ मोशन के बाद आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। कुछ लोग उसको वर्क, पावर, एनर्जी भी बोलते हैं, लेकिन बात एक है, सिर्फ बताने की बात थी। अच्छा बच्चों, वर्क क्या होता है? वर्क और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, वर्क इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी थी। काइनेमेटिक्स में हमने देखा कि एक बॉडी है m मास की, उसकी स्पीड थी आपकी u, कुछ देर बाद उसकी स्पीड हो गई v और एक्सेलरेशन हो गया a, टाइम लगा t। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पूरी काइनेमेटिक्स को खत्म किया। उसके बाद आया हमारा लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने देखा कि ये जो स्पीड थी u, v कैसे हो गई। तब हमें समझ में आया कि उसके बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा था। वो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा लॉज ऑफ मोशन में। अब हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स लगा जिससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पूरे काम में या इस पूरे प्रोसीजर में कितना काम हुआ या कितना वर्क हुआ, ये हम पढ़ेंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा था, कैसा नेचर था उस वर्क का, ये हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी वर्क जो है एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क होता क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। या फिर हम कह सकते हैं, अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं, वर्क तब होता है जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उस बॉडी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हम कहेंगे कि हां, वर्क बॉडी के ऊपर हुआ है। ठीक है, कैमरा ठीक है, दिख रहा है सब कुछ? बच्चों, आज मैं फिर से रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल गया था और मैंने पूरा पढ़ा दिया। इतना तो नहीं था, लीजिए 2-3 मिनट का था स्टार्टिंग, लेकिन चलो मैं बोलता हूं दोबारा फिर से। आप जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप उस तरीके से इसको नोट करते रहना, खुद से कुछ मत नोट करना। ठीक है, देखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क की डेफिनेशन है ये, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। यानी कि सपोज करो कि ये एक बॉडी थी जिसपे मैंने एक फोर्स लगाया F, वो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर थी और कुछ टाइम के बाद वो x इक्वल्स टू 10 पर पहुंच गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 यूनिट का। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है, इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। ठीक है, अच्छा, वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है आपका F और S का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है आपका जो वर्क होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मॉड ऑफ F इंटू मॉड ऑफ S इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब थीटा क्या चीज है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन
एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, या इसको लिख दो डायरेक्शन ऑफ displacement. Theta is the angle between direction of displacement and direction of force applied. थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अच्छा, एफ एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इमेजिन करो कि ये एक बॉडी है, ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहां थीटा है। तो वर्क निकालने के दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास, या तो मैं फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ले लूं या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले लूं। तो इसका क्या है, एफ एस कॉस थीटा का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एफ एस कॉस थीटा का मतलब है कि मैंने एफ इंटू एस कॉस थीटा कर दिया, और एफ कॉस थीटा एस का मतलब है कि मैंने एस इंटू एफ कॉस थीटा कर दिया, यानी कि मैंने फोर्स को इस डायरेक्शन में तोड़ दिया, और पहले वाले में मैंने डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में तोड़ दिया। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा ही लगाना है, आपको दोनों के बीच के एंगल का कॉस ले लेना है और एफ एस के साथ जोड़ देना है। ये तो स्कूल लेवल के न्यूमेरिकल की बात हो गई। एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ये चीजें नोट कर लो जरूर, ये चीजें याद से नोट कर लो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो हो गया एफ एस कॉस थीटा। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एफ कॉस थीटा इनटू एस। ये था इस कहानी का लेखा जोखा, नोट कर लो इसको। अच्छा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा है, ठीक है। पहला केस हमारे पास आता है, अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि ये रही आपकी बॉडी, ये रहा फोर्स, ये रही डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 0, दैट विल बी एफ एस, दैट विल बी एफ एस। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा था। यह हो गया आपका पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड केस, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरा पहले देखो वर्क क्या आएगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन हो गया माइनस एफ एस, ये है नेगेटिव वर्क डन। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स जिस तरफ लग रही हो उस तरफ डिस्प्लेसमेंट ना हो। बेटा हो सकता है, सपोज करो कि ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस 180।
क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो दूसरा केस लेते हैं। एक बॉडी जा रही थी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट चल रहा था उसका, उसके ऊपर हमने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने का अल्टीमेट मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, यानी कि ब्रेक्स अप्लाइड ऑन ऑटोमोबाइल इज कम्स अंडर नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का केस। अच्छा बच्चों, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन हो गया 0। क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा इसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो एक एग्जांपल देते हैं, मैन कैरिंग ब्रिक्स ऑन हिज हेड। अगर कोई टीचर अपना भाई ये वीडियो देख रहा है, या कोई सर है सीनियर वो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये बात ना पता हो सकता है पता हो, कोई नई बात नहीं है ये, लेकिन जितना मैं जानता हूं, यहां पे स्कूल के मास्टर जी ये बातें नहीं बताते। मैन कैरिंग ब्रेक्स ऑन हिज हेड, इस केस में वर्क डन 0 होता है। अच्छा देखो, है ये एक आदमी है, इसके सिर पे ब्रिक्स रखी हैं, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, इसका वेट तो नीचे होगा mg, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया s, ये हो गया mg, एंगल बीच में क्या है 90 डिग्री। तो बच्चों स्कूल में टीचर्स बताते हैं काफी सारे, mg इंटू एस इंटू कॉस 90, तो इस केस में वर्क डन आपका 0 होता है। मान लिया होता है यहां पे, लेकिन लिखना चाहिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is 0, but there must be existing some friction। अगर वो चल रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ एस कॉस 180 डिग्री। बहुत ज्यादा वर्क होता है ये। आप किसी मजदूर को बोल दो कि बेटा आप ईंट सर पे रख के चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, आपने कुछ काम नहीं करा, वो आप पे गुस्सा हो जाएगा, हो सकता है आपको चाटा मार दे गाल पे कि यार मेरा बुरा हाल हो गया, मुझे पसीने आ गए, तुम ज्यादा फिजिक्स के लौंडे आए हो या लौंडी आए हो, तुम मुझे बताओगे मैंने काम नहीं करा। उसने काम करा है, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करा है साहब। बहुत मेहनत लगती है फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में, बोलना आसान है, बहुत मेहनत लगती है। अब फ्रिक्शन देखो, कोफिशिएंट ऑफ म्यू mg होता है, म्यू mg। अब m उसका बढ़ता ही जा रहा है। सोचो उसने अगर 10 ब्रिक उठाई हैं तो उसका खुद का वेट प्लस ब्रिक्स का वेट इनटू जी, तो हो गया ना फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा वर्क, म्यू mg इंटू एस, ये हो जाएगा वर्क उसका। तो आधी अधूरी नॉलेज मत रखो कि एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि ईंट रख के चल रहा है, 0 वर्क डन है। बस अंधभक्त की तरह ये बात दिमाग में बिठा ली कि जब एक आदमी सीधा चलता है, वेट नीचे mg लग रहा है, ब्रिक्स उसने ऊपर उठाई हुई हैं, तो वर्क डन 0 होगा। बेटा ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। कल को सोचो जेई में इसमें सवाल आ जाए
कि मैन कैरिंग ब्रिक्स ऑन हिज हेड, और वो चल रहा है, असर्शन एंड रीजनिंग का सवाल आ जाए, उसमें स्टेटमेंट 1 हो कि वर्क डन ऑलवेज 0, वर्क डन नॉट ऑलवेज 0, वर्क डन 0 इन सम केसेस, तो वहां पे आपके क्वेश्चन आप लगा के आ जाओ टिक वर्क डन ऑलवेज 0, तो हो गया ना गलत आपका सवाल, नेगेटिव मार्किंग होगी अलग से। स्कूल लेवल पे भले ये चीजें इतनी यूज नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, हमेशा पूरी नॉलेज रखो अपने पास, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो हम बात कर रहे थे अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। अब फोर्स हमेशा कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, हो सकता है कि मैं एक चीज को 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैंने 20 न्यूटन कर दिया, फिर 30 कर दिया, 40, 45, 60, 65, 70, 100 तक ले गया, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी कुछ है, वहां आप कैसे निकालोगे? आप कह दोगे सर फट से कि सर 2 मीटर चले आप 10 न्यूटन से 10 इंटू 2, प्लस फिर आप 4 मीटर चले 20 न्यूटन से 20 इंटू 4 80, तो टोटल हो गया आपका 80 और 20 100 न्यूटन का वर्क हो गया, ठीक है मान ली। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर चेंजेस हो फोर्स में, तो अगर आकर 50 बार चेंज हुआ फोर्स, तो क्या करोगे आप? वहां पे काम आता है आपका इंटीग्रेशन, वहां पे काम आता है आपका इंटीग्रेशन। पहले आप ये लोग नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या है वो बला। अच्छा बच्चों देखो, इमेजिन करो कि ये एक कर्व है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही कॉमन कर्व है। स्टार्टिंग में फोर्स ये था, फिर हल्का सा बढ़ाया, फिर हल्का सा बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ते जा रहा था। ये कर्व बन गया। अब यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट थी आपकी S1, यहां पर है आपकी S2, और बहुत सारे इंटरवल हैं। इस ईच इंटरवल का नाम है आपका ds, जो कि बहुत स्मॉल है। ds मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं मान सकता हूं कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो मैं उसके इसमें लिख सकता हूं वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आपका इस तरह से निकलता है, S1 से S2 आपको डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन गिवन होता है जो वेरिएबल फंक्शन होता है। आप उसको इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट जब कर देते हो और फोर्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये होता है आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये चीज हो सकता है आपको अभी थोड़ी सी कम समझ में आ रही हो कि ये सर क्या आपने क्या था, ये मतलब समझ नहीं आया हमें, क्या आपने इंटीग्रेट कर दिया। बेटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो थी और एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट थी, उसके बीच में बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट चेंजेस हुए क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा था। तो हमने क्या करा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया ds नाम का, उस पर हुए हम छोटे से वर्क को ये मान सकते हैं कि उस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, तो छोटा सा वर्क डन हमारा हो गया F इंटू ds। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, हम ds के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटी चीजों को जोड़ 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 के फाइनल बड़ी चीज बनाना। यहां पे भी हम यही कर रहे हैं, ds 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 ds।
ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं इससे अच्छा। तो कब तक हम ds ds जोड़ते रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ds है यहां पे तो, ठीक है, इसलिए हम इंटीग्रेट करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, या हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आया हो, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ये क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती माइंड में कि एक्चुअली में हमने सीखा क्या है। लेकिन बात यह भी है कि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, न्यूमेरिकल्स इसके काफी सारे हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी। उसमें हम कम से कम 6 से 8 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्डअप हो जाए कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, अब हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।